नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है वो हिस्ट्री की जो चैप्टर वाइज क्लासेस हमारी चल रही है उससे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो ग्रीक इतिहासकार थे मेगास्थनीज, वो गाइज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। मेगास्थनीज एक प्राचीन इतिहासकार थे, राजनायक थे और भारतीय नवम साविज्ञानी और खोजकर्ता भी थे। तो यहाँ याद रखना मेगास्थनीज एक प्राचीन इतिहासकार थे और ये किसके समय में आए थे? भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी थी, इंडिका नामक पुस्तक जो थी, इन्होंने उसमें हमारे भारतीय प्रशासन का जो वर्णन किया है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, तो हम इनकी सबसे फेमस पुस्तक थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का जो है वर्णन किया गया है। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ये भी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही लिखी गई थी। और याद रखना ये जो कौटिल्य ग्रंथ था वो संस्कृत का एक ग्रंथ था। ये जो कौटिल्य ग्रंथ था वो संस्कृत में रचित एक ग्रंथ था। और ये संबंधित किससे थी? अर्थशास्त्र जो ये पुस्तक थी कौटिल्य के द्वारा रचित, जो ये राजनीति से संबंधित बुक थी। और कौटिल्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? कौटिल्य को दूसरे नाम से जाना जाता था, चाणक्य के नाम से, और विष्णुगुप्त नाम से भी इन्हें जाना जाता था। चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों के नाम से कौटिल्य को जाना जाता था। तो याद रखना कौटिल्य के अन्य क्या नाम थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो राज्य व्यवस्था पर, कृषि पर, न्याय पर एवं राजनीति पर आधारित थी। और इसे किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? चोल शिलालेखों के संबंध में इनमें से यदि हम सही जोड़ी की बात करें तो चोल शिलालेख जो थे, पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। ये बात बिल्कुल सत्य है। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। सालभोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की जाती थी? नहीं, ये बात गलत है। वेल्य ने गई ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि थी? नहीं। ब्रह्मादेय भूमि ने मंदिरों को पहाड़ दिया था? तो यानी इसका मतलब ये तीनों ही क्वेश्चन जो हमारे गलत हैं और हमारा ये एक क्वेश्चन सही है कि पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों जो वेल्यन वागई होती है वो ब्राह्मणों किसानों मालिकों की भूमि होती थी, स्वामियों की भूमि होती थी। तो ये गाइज इस प्रकार इसमें पल्लीचंदम जो है वो जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि होती थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही जो है हो जाएगा। और यही इसमें पूछा गया था कि केवल सही जोड़ी में से कौन सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया? तो प्राचीन भारत में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यज्ञ वगैरह करते रहते थे। वो वाजपेय यज्ञ भी करते थे, राजस्वी यज्ञ भी करते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करते थे। लेकिन मोवंडे वैलन ये जो है किसी प्रकार का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है कि किसी भी प्राचीन राजा ने ऐसा किया हो, क्योंकि ये राजस्वी यज्ञ करते रहते थे, वाजपेय यज्ञ करते रहते थे, अश्वमेध यज्ञ भी करते रहते थे। लेकिन मोवंडेवेलन जो है ऐसा कुछ नाम हमें सुनाई नहीं दिया। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। वे अपनी ख्याति को स्थापित करने के लिए राजस्वी यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते रहते थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसने हमारा मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकार थे। शीताध्यक्ष जो है वो किससे संबंधित था? तो मौर्य शासन के अंतर्गत जो शीताध्यक्ष थे वो कृषि से संबंधित था।
मौर्य शासन के दौरान जो शीताध्यक्ष था, जो अधिकारी होता था शीताध्यक्ष, जो कृषि का प्रभारी होता था, वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे और उन्हें अमात्य द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये जो कृषि अधिकारी होते थे उन्हें अमात्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो शीताध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था? शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी होता था मौर्य प्रशासन में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? अमात्यों के द्वारा ये जो नियुक्त किए जाते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो भारत में सबसे पुरानी जीवित जो रॉक कट गुफाएं हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। किससे? मौर्य साम्राज्य की गुफाएं हैं। इन गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था वो सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा जो है इनका निर्माण कराया गया था। और ये कहाँ है? बिहार के जहानाबाद जिले में। बिहार के जहानाबाद जिले में जो बराबर की गुफाएं हैं वो स्थित हैं और इनका निर्माण सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो घनानंद के खिलाफ यानी नंद वंश के खिलाफ जो है अपना विद्रोह किया और नंद वंश के राजा अंतिम राजा थे घनानंद, उनको उखाड़ फेंका था। घनानंद जो थे वो अंतिम राजा थे नंद वंश के और उन्हीं को उखाड़ फेंका था और तब इन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो कंटक शोधन नाम का जो दरबार प्रचलित होता था वो गाइस होता था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में ही कंटक शोधन नाम का एक प्रकार का दरबार जो है प्रचलित होता था। कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक दरबार था। तो इसका मतलब था कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आपराधिक न्याय के संबंध में जो इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कंटक शोधन किस राज्य से संबंधित था? मौर्य राज्य से संबंधित था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया? तो ऐसा कौन था जिसने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रदर्शित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का जो एक सेट प्रदर्शित किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक जो है सेट प्रदर्शित किया था। इन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण के संस्थापक थे ये और इन्होंने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो किसने किया था ये? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले एक सेट प्रदर्शित किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो कलिंग पर युद्ध किया था वो अपने राजा बनने के 8 साल बाद युद्ध किया था। अशोक ने राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात कलिंग पर युद्ध किया था। अशोक का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। इस युद्ध के बाद गाइस उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जितनी भी हिंसक घटनाएं होती थी उन सभी पर रोक लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। पक्षी वगैरह जानवर वगैरह इन सभी को मारने का जो है ऐलान कर दिया था उन्होंने कि आप इन सभी को नहीं मारोगे। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अपनी जो राज शासन इन्होंने ग्रहण किया था उसके 8 साल बाद जो है कलिंग पर युद्ध किया था और महान नरसंहार किया था और उसी को वर्णन जो है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? हमने अभी आपको बताया गाइस अशोक के अभिलेखों को समझने वाला जो पहला विद्वान था वो जेम्स प्रिंसेप था। कौन? जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे वे अधिकांश किस बोली में हुआ करते थे? वो प्राकृतिक भाषा में हुआ करते थे। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे। ब्राही लिपि में थे और खरोष्टी लिपियों में भी कुछ पाए जाते थे।
तो याद रखना अशोक के जो अधिकतर शिलालेख थे वो ब्राही लिपि में या खरोष्टी लिपि में थे और भाषा थी उनकी प्राकृत। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने उसे पढ़ा था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर गुदवाए थे? संदेश देने के लिए जो पत्थर की सतहों पर संदेश गुदवाए थे वो सम्राट अशोक के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए और अशोक के इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देश शिलालेखों के खंभों पर जो है गुदवाए गए थे ताकि जनता इनको पढ़ सके और इनका पालन कर सके। उन्होंने गाइस जगह जगह पर पत्थरों पर शिलालेख गुदवा रखे थे जिससे कि जनता उनका पालन कर सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसे हराकर की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को, नंद वंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद, उनको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। और की किसकी सहायता से? गुरु चाणक्य की सहायता से उन्होंने जो ऐसा किया था, जो बाद में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता है? तो गाइज ऐसा साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था वो था गाइज मगध राजवंश। कौन सा? मगध का राजवंश था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का जो उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार इसका विकल्प गाइज हमारा सी सही हो जाएगा। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया है? तो भारतीय इतिहास में अतविका जो राज्य बताया गया है वो अतविका राज्य बताया गया है कि वंश साम्राज्य के जो लोग थे उन्हें अतविका राज्य के नाम से जाना जाता था। अतविका राज्य के रूप में किसे वर्णित किया गया है? वंश साम्राज्य को जो वर्णित किया गया है अतविका राज्य के रूप में। तो इस प्रकार इसका विकल्प गाइस हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। और ये जो बृहद्रथ राजा थे उन्होंने 187 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसलिए आता है कि कितने साल इन्होंने शासन किया? तो 187 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ ने जो है शासन किया था। जब उन्हें उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा मार डाला गया था। बृहद्रथ को किसने मारा था? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसे मारा गया था और उसी ने शुंग वंश की जो स्थापना कर दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राजवंश ने 320 ईस्वी पूर्व और 550 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया था? तो ऐसा राजवंश जिसने 320 ईस्वी और 550 ईस्वी के बीच जो शासन किया वो था गुप्त राजवंश। कौन सा था? वो गुप्त राजवंश था जिसने वो गुप्त राजवंश था जिसने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन जो है किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि 320 से 550 ईस्वी तक किस राजवंश ने शासन किया था? तो वो गुप्त राजवंश ने शासन किया था। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हमने अभी आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म जो ग्रहण कर लिया था। कभी कभी आज क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर आक्रमण किया था और भारी विजय की थी उन्होंने और महानरसंहार हुआ था। इससे परेशान होकर उन्होंने जो है कलिंग युद्ध से बौद्ध धर्म जो ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो अशोक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंबिसार भी थे, लेकिन बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। कौन इसमें? बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे, क्योंकि बिंबिसार तो मौर्य वंश सॉरी गाइस, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, बिंदुसार तो मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन बिंबिसार जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ये तो मौर्य राजवंश से संबंधित थे, लेकिन जो इसमें बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंधित था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? तो राजा अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, राजा अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने जो है उनको बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। गाइस इनका एक पुत्र भी था महेंद्र। महेंद्र जो था वो इनका एक पुत्र था और उसकी भी ड्यूटी यही थी कि उसे भी बौद्ध मिशनरी के रूप में शामिल किया गया था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध मिशनरी के रूप में जो है शामिल किया था। और वे कहाँ गए थे? वे दोनों लक्षद्वीप और श्रीलंका गए थे। वे दोनों ही जो है लक्षद्वीप और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है इन्होंने किया था। तो गाइज वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद गाइज।